बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 9 का जो टॉपिक करेंगे डेट इज़ एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, यानी कि सीड जो है ना वो कैसे प्लांट ने डेवलप किया, सीड कैसे प्लांट में बना। तो आज हम ये टॉपिक जो है ना वो करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना ये आता है। तो किंगडम प्लांटी में आज जो डोमिनेंट जो प्लांट्स हैं वो वेस्कुलर सीड प्लांट्स हैं। इनको स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं और ये प्लांट्स जो है ना वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। जो दूसरे जो प्लांट्स हैं वो वेस्कुलर नॉन सीड प्लांट्स हैं, यानी ये ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते। तो इन दोनों में से आज डोमिनेंट जो प्लांट्स हैं वो वेस्कुलर सीड प्लांट्स हैं। तो सीड कैसे डेवलप हुआ? तो एक इम्पोर्टेंट चेंज आया रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेस्कुलर प्लांट्स के 390 मिलियन ईयर्स अगो। तो 390 मिलियन ईयर्स अगो उस वक़्त के जो वेस्कुलर प्लांट्स थे उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट चेंज आया, जिसकी वजह से सीड जो है ना वो बना, सीड की जो है ना वो डेवलपमेंट हुई। फर्स्ट जो कंप्लीट सीड जो बना था वो तकरीबन 365 मिलियन ईयर्स अगो बना, अप्रॉक्सीमेटली 365 मिलियन ईयर्स अगो। और उस वक़्त जो अर्थ की जो हिस्ट्री है उसका जो पीरियड या जो टाइम जो उस वक़्त चल रहा था डेट वाज लेट डिवोनियन। अर्थ की जो हिस्ट्री है, यानी अर्थ का जो टाइम जो अभी तक गुजर चुका है उसको हमने उसको साइंटिस्ट्स ने डिफरेंट पीरियड्स डिफरेंट टाइम्स में डिवाइड किया है। और उन्हीं पीरियड में से एक पीरियड है डिवोनियन पीरियड, और लेट यानी उसका एंड चल रहा था उस पीरियड का आज से 365 मिलियन ईयर्स पहले। और इस दौर में जो है ना वो प्लांट्स ने पहला कंप्लीट सीड जो है ना वो बनाया। तो ये जो नंबर है ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सीड होता क्या है? सीड जो है ना उसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है कि सीड इज़ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड का मतलब ये है कि ये सीड जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, और ये ओव्यूल है। ओव्यूल किसको कहते हैं? ओव्यूल इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट मेगास्पोरेंजियम होता है। इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। तो इंटेगुमेंटेड का मतलब है इंटेगुमेंट्स एक ख़ास किस्म की प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं, एक स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द, और ये वेरी करती हैं, डिफर करती हैं इन नंबर इन डिफरेंट प्लांट्स। इंडिहिसेंट का मतलब है कि जो रैप्चर ना हो सके, जो ब्रेक ना हो सके। और मेगास्पोरेंजियम जो है ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट जनरेशन का, और ये क्या ये जो है ना मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और मेगास्पोर्स जो है ना वो लार्ज साइज के होते हैं। तो सीड की जो टेक्निकल डेफिनेशन है कि सीड इज़ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यानी कि सीड जो है वो एक ओव्यूल है और फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनता है। तो ओव्यूल क्या होता है? ये एक इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट मेगास्पोरेंजियम है, और इंटेगुमेंट का मतलब ये है कि इंटेगुमेंट से ख़ास किस्म की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं जिन्होंने मेगास्पोरेंजियम को कवर किया होता है। और इंडिहिसेंट मतलब नॉट रैप्चर्ड, नॉट ब्रेक। और मेगास्पोरेंजियम एक ऐसा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट जनरेशन का जो मेगास्पोर बनाता है, और मेगास्पोर्स जो है वो लार्ज साइज के होते हैं। तो सीड की जो डेवलपमेंट हुई है उसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और उन्हीं स्टेप्स को हम देखेंगे कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो सबसे पहला स्टेप है एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। तो प्रिमिटिव जो वेस्कुलर लैंड प्लांट्स थे, यानी शुरू के जो वेस्कुलर लैंड प्लांट्स थे वो एक ही तरह के स्पोर्स जो है ना वो बनाते थे। इस कंडीशन को होमोस्पोरी कहते हैं। दैट्स रॉन्ग, ये हेट्रोस्पोरी नहीं है, होमोस्पोरी कहते हैं। एक ही तरह के जो है ना वो स्पोर्स बनाते थे, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज होमोस्पोरी। तो जितने भी प्लांट के जो ग्रुप्स थे ट्रीडोफाइट्स तक,
ट्रीडोफाइट्स जो है ना वो नॉन सीड वेस्कुलर प्लांट्स को कहते हैं, यानी ऐसे वेस्कुलर प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, वो उनके ग्रुप को ट्रीडोफाइट्स कहते हैं। इनमें साइलोपसीडा आ जाता है, सेफेनोपसीडा, लाइकोपसीडा और फर्न्स, जो हम ये सारे पढ़ चुके हैं। और इनमें ये सब वेस्कुलर प्लांट्स हैं और ये लोअर वेस्कुलर प्लांट कहलाते हैं क्योंकि ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं और इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है जिसको ट्रीडोफाइट कहते हैं। तो ये सारे जो है वो होमोस्पोरस हैं, यानी एक ही तरह के स्पोर्स जो है ना ये बनाते हैं। तो ये भी एमसीक्यू में याद रखिएगा कि प्लांट ग्रुप्स जो हैं वो ट्रीडोफाइट्स तक जो है ना वो क्या थे, होमोस्पोरस थे। तो ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ एवोल्यूशन, जब एवोल्यूशन मतलब जब चेंजेस आना शुरू हुई तो कुछ प्लांट्स ने टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स बनाना शुरू किए। दो मुख्तलिफ तरह के स्पोर्स जो है ना वो कुछ प्लांट्स ने बनाना शुरू किए। एक माइक्रोस्पोर था और एक मेगास्पोर थे। माइक्रोस्पोर जो है वो स्मॉल साइज के स्पोर्स हैं और मेगास्पोर जो है वो लार्ज साइज के स्पोर हैं। और ये जो कंडीशन है ये हेट्रोस्पोरी जो है ना वो कहलाती है। तो इनमें दो तरह के स्पोरेंजिया थे, एक माइक्रोस्पोरेंजिया और एक मेगास्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट का जो स्पोर्स बनाता है। तो इन प्लांट्स में जो टू डिफरेंट काइंड के जो स्पोर बना रहे थे उनमें दो तरह के स्पोरेंजिया थे। एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो माइक्रोस्पोर बनाता है और फिर माइक्रोस्पोर जो है ना वो ग्रो करके माइक्रोगमीटोफाइट बनाते हैं जो कि मेल गमीटोफाइट है। जबकि मेगास्पोरेंजिया जो है वो मेगास्पोर्स बनाता है, लार्ज साइज के स्पोर्स बनाता है और ये मेगास्पोर्स फिर ग्रो करके मेगा गमीटोफाइट बनाते हैं जो कि फीमेल गमीटोफाइट है। तो ये पहला स्टेप है जो है ना सीड के बनने का, एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। तो शुरू के जो प्लांट्स थे वेस्कुलर लैंड प्लांट्स वो एक ही तरह के स्पोर बनाते थे और इस कंडीशन को होमोस्पोरी कहते हैं। ट्रीडोफाइट्स यानी नॉन सीड वेस्कुलर प्लांट्स वो सब जो है ना वो होमोस्पोरस थे। और फिर उसके बाद कुछ प्लांट्स ने दो मुख्तलिफ तरह के स्पोर्स बनाए, एक मेगास्पोर जो कि लार्ज साइज के हैं और एक माइक्रोस्पोर जो कि स्मॉल साइज के हैं। तो इनमें स्पोरेंजिया जो है वो दो तरह के थे, एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो माइक्रोस्पोर बनाते हैं और फिर माइक्रोस्पोर ग्रो करके माइक्रोगमीटोफाइट यानी मेल गमीटोफाइट बनाते हैं, और मेगास्पोरेंजिया जो है वो मेगास्पोर बनाते हैं जो फिर ग्रो करके मेगा गमीटोफाइट यानी फीमेल गमीटोफाइट जो है ना वो बनाते हैं। तो इस तरह जो है ना वो वेस्कुलर प्लांट्स जो पहले होमोस्पोरस थे अब वो जो है ना वो उन्हीं में से कुछ प्लांट्स जो है ना वो क्या बन गए हैं, हेट्रोस्पोरस वेस्कुलर लैंड प्लांट्स बन गए हैं, यानी कि दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करने वाले लैंड प्लांट्स जो है ना वो बन गए। तो दिस इज द सेकंड स्टेप, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है स्टे करना, रुकना, एंड जर्मिनेशन यानी और ग्रो करना मेगास्पोर। तो मेगास्पोर का रुकना, स्टे करना और ग्रो करना मेगास्पोरेंजियम के अंदर। तो हेट्रोस्पोरस जो शुरू के जो हेट्रोस्पोरस जो वेस्कुलर लैंड प्लांट्स थे वो अपने यूजुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान उनमें जब मेगास्पोर्स जो है ना वो बन जाते थे तो वो रिलीज हो जाते थे मेगास्पोरेंजियम से और डिस्पर्स हो जाते थे अपने बनने के फौरन बाद। और ये जो मेगास्पोर थे ये ग्रो करके जो है ना वो फीमेल जो है ना वो गमीटोफाइट जो है ना वो बनाते थे। तो शुरू में क्या था कि शुरू में जो हेट्रोस्पोरस वेस्कुलर लैंड प्लांट्स थे वो अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान उनमें जो मेगास्पोर्स जो हैं वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनने के फौरन बाद रिलीज हो जाते थे और डिस्पर्स हो जाते थे अपने बनने के फौरन बाद, और वो जर्मिनेट करके ग्रो करके फीमेल गमीटोफाइट जो है ना वो बनाते थे। उसके बाद इन्हीं हेट्रोस्पोरस वेस्कुलर लैंड प्लांट में से कुछ प्लांट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलेजिनेला, इनके अंदर क्या हुआ, इनके अंदर जो मेगास्पोर थे वो रिलीज नहीं होते थे मेगास्पोरेंजियम से इमीडिएटली आफ्टर फॉर्मेशन। तो कुछ जो प्लांट्स थे हेट्रोस्पोरस वेस्कुलर प्लांट में से कुछ प्लांट जैसे सैलेजिनेला है, उन्होंने क्या किया, उनके अंदर मेगास्पोर्स जब बन जाते थे मेगास्पोरेंजियम के अंदर
तो वो फिर मेगास्पोरेंजियम से फौरी तौर पे वो रिलीज नहीं होते थे अपने बनने के बाद। दूसरे जो प्लांट्स थे, इन्हीं हेटेरोस्पोरस प्लांट में से दूसरे जो कुछ प्लांट्स थे उनमें मेगास्पोर जो है वो परमानेंटली जो है ना वो रिटेन रहता था, अंदर रहता था मेगास्पोरेंजियम के, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर रह के ही वो मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेट करता था, ग्रो करता था और फीमेल गमीटोफाइट बनाता था जिसके अंदर एग होता है। और इस तरह ये जो फीमेल गमीटोफाइट है ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो है ना वो बनने लगी। तो ये तीन तरह के प्लांट्स थे। शुरू वाले जो प्लांट्स थे उनमें मेगास्पोर बनते ही मेगास्पोरेंजियम रैप्चर हो जाता था और उसमें से मेगास्पोर निकलते थे और फीमेल गमीटोफाइट बनाते थे। इस सैलेजनेला जैसे प्लांट्स में मेगास्पोरेंजियम जो है ना वो इमीडिएटली रैप्चर नहीं होता था और इसलिए मेगास्पोर वो जो कुछ टाइम के लिए मेगास्पोरेंजियम के अंदर स्टे करते थे और फिर मेगास्पोरेंजियम रैप्चर होता था और उनसे मेगास्पोर जो है ना वो बाहर निकलते थे और फीमेल गमीटोफाइट जो है ना वो बनाते थे। और फिर ऐसे प्लांट्स आए जिनके अंदर मेगास्पोरेंजियम जो है ना वो रैप्चर नहीं होता था और मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही परमानेंटली जो है ना वो रहते थे और मेगास्पोरेंजियम के अंदर रह के ही वो ग्रो करके फीमेल गमीटोफाइट जो है ना वो बनाते थे। उसके बाद थर्ड स्टेप है सीड की डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम। तो यानी मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर्स का बनना। तो स्पोरोफाइट में कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स थे जो मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द मौजूद थे। उन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स ने क्या किया, वो फ्यूज हो गए और फ्यूज होने के बाद उन्होंने प्रोटेक्टिव इन्वेलप यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बनाई जिनको इंटेगुमेंट जो है ना वो कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक जो है ना हेटेरोस्पोरस वेस्कुलर प्लांट है और इसमें ये दो तरह के स्पोरेंजिया हैं, एक मेगास्पोरेंजिया है और दूसरा जो है ना ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। और इन दोनों मेगास्पोरेंजिया के इर्द गिर्द जो है वो ब्रांच लाइक जो है ना वो स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट के। तो यहाँ से हमने मेगास्पोरेंजिया, आप देख सकते हो कि ये मेगास्पोरेंजिया है और इसके इर्द गिर्द ये स्पोरोफाइट की ब्रांचेज हैं और फिर इन ब्रांचेज ने फ्यूज होना शुरू किया, आपस में फ्यूज होना शुरू किया और फ्यूज होने के बाद जो है ना इन्होंने ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बनाई। ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो ब्लू में नज़र आ रही हैं, दीज प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आर नोन एज इंटेगुमेंट्स। तो इन इंटेगुमेंट्स के बनने की वजह से मेगास्पोरेंजियम जो है ना वो टाइटली बंद हो गया, टाइटली लॉक हो गया और मुकम्मल तौर पे इंडिहिसेंट हो गया, यानी कि जो रैप्चर नहीं होता मिच्योर होने पर भी। मिच्योर होने का मतलब यह है कि मेगास्पोरेंजियम जो है ना उसके अंदर मेगास्पोर्स बन चुके हैं, तो मेगास्पोर्स बनने के बाद भी मेगास्पोरेंजियम जो है ना वो रैप्चर नहीं होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज इंटेगुमेंट्स। तो ऐसा जो मेगास्पोरेंजिया जो कि जिसके इर्द गिर्द इंटेगुमेंट्स हो और जो इंडिसेंट हो यानी कि जो रैप्चर ना हो सके, ऐसे मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। तो इस ओव्यूल की वजह से जो है ना वो फिर जो मेगास्पोर जब कन्वर्ट होता है फीमेल गमीटोफाइट में जिसके अंदर एग है, तो ओव्यूल जो है ना उसकी वजह से इस फीमेल गमीटोफाइट को और ज़्यादा जो है ना वो प्रोटेक्शन जो है ना वो मिली। तो ये थर्ड स्टेप है। इसमें क्या हुआ कि ब्रांच लाइक जो स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट के मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द उन्होंने फ्यूज होना शुरू किया और उन्होंने फ्यूज होकर आपस में मिलके इंटेगुमेंट्स बनाए। इस तरह ये जो मेगास्पोरेंजियम था जो रेड कलर में है ये मुकम्मल तौर पे लॉक हो गया और इंडिसेंट हो गया, यानी कि अब ये रैप्चर नहीं हो सकता। ऐसे मेगास्पोरेंजियम को जिसके इर्द गिर्द इंटेगुमेंट्स हों और वो आसानी के साथ रैप्चर ना हो सके, जो इंडिसेंट हो, उस मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल कहते हैं। और इस ओव्यूल की बनने की वजह से फीमेल गमीटोफाइट जो कि इसके अंदर बनेगा, इस ओव्यूल के अंदर डेवलप होगा, उसको और ज़्यादा जो है ना वो प्रोटेक्शन जो है ना वो मिली। नेक्स्ट जो स्टेप है
रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम, यानी एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर सिर्फ एक मेगास्पोर का जो है ना वो रह जाना। तो मेगास्पोरेंजियम जो कि इंटेगुमेंटेड है, जो इंडिहिसेंट हो चुका है, जिसको हम ओव्यूल कहते हैं, तो इसके अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल जो मौजूद है वो डिवाइड होके, वो जर्मिनेट करके 4 फीमेल गमीटोफाइट जो है ना वो बनाएगा। और इन 4 फीमेल गमीटोफाइट जो हैं ये आपस में दूसरे के साथ compete करेंगे, मुकाबला होगा इनमें आपस में स्पेस के लिए और फूड के लिए। जैसे आप देख सकते हो ये ओव्यूल है मेगास्पोरेंजियम, और इसके अंदर ये जो है ना वो मेगास्पोर मदर सेल है। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है ना वो डिवाइड होके इसमें मियोसिस होगी और 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। तो ये जो 4 मेगास्पोर्स हैं इसमें से जो 3 जो है ना ये जो मेगास्पोर्स हैं 4 मेगास्पोर्स, ये फिर डिवेलप होके क्या बनाएंगे 4 फीमेल गमीटोफाइट। और ये जो 4 फीमेल गमीटोफाइट जो इन 4 मेगास्पोर से बन रहे हैं ये आपस में compete करेंगे, मुकाबला करेंगे जगह के लिए और फूड के लिए। तो शुरू के वेस्कुलर जो प्लांट्स थे उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी जो है ना वो बनाई, और वो नई स्ट्रेटजी क्या थी कि इन 4 मेगास्पोर जो बन रहे हैं एक मेगास्पोर मदर सेल से, इन 4 में से एक मेगास्पोर को सिलेक्ट किया गया फॉर फर्दर डेवलपमेंट इनटू फीमेल गमीटोफाइट, यानी कि फर्दर जो है ना उसको फीमेल गमीटोफाइट में कन्वर्ट होने के लिए इन 4 में से एक मेगास्पोर को क्या किया गया, सिलेक्ट किया गया, और बाकी जो 3 मेगास्पोर्स थे उनको अबॉर्टेड कर दिया गया, यानी वो ख़त्म हो जाते थे। तो ये 4 जो मेगास्पोर, जो 4 मेगास्पोर बने इनमें से 3 जो है ना वो अबॉर्टेड हो गए हैं, वो ख़त्म हो जाते थे, और सिर्फ एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर जो है ना वो बच जाता था। और ये सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेट करके सिंगल हेल्दी फीमेल गमीटोफाइट जो है ना वो बनाता था। तो ये एक और पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ सीड का कि मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल, उसके अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल हैं वो 4 गमीटोफाइट बनाते हैं, फीमेल गमीटोफाइट बनाते थे, और ये जो 4 चारों के चारों फीमेल गमीटोफाइट आपस में compete करते थे स्पेस के लिए, फूड के लिए। फिर शुरू के वेस्कुलर प्लांट्स ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई और सिर्फ एक मेगास्पोर को फिर सिलेक्ट किया जाता था फॉर फर्दर कन्वर्जन या डेवलपमेंट इनटू फीमेल गमीटोफाइट, और बाकी जो 3 मेगास्पोर्स थे उनको ख़त्म कर दिया जाता था, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता था, अबॉर्टेड कर दिया जाता था। तो वो जो नेक्स्ट जो स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सैक विद इन द मेगास्पोरेंजियम, तो वो जो सिंगल हेल्दी जो मेगास्पोर जो बच गया है, जो सिलेक्ट हुआ है, वो फिर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ग्रो करके एग कंटेनिंग फीमेल गमीटोफाइट बनाता है, और एग कंटेनिंग फीमेल गमीटोफाइट का दूसरा नेम क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो ये जो सिंगल हेल्दी मेगास्पोर जो बचा, ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो रिटेन रह गया और बाकी 3 खत्म हो गए, सिर्फ एक जो है ना वो सिलेक्ट हुआ, वो फिर ग्रो करेगा मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रह के और फीमेल गमीटोफाइट बनाएगा जिसके अंदर एग होता है, और फीमेल गमीटोफाइट का दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक। And this is the last step, modification of distal end of megasporangium for pollen capture। तो जब ये सब स्ट्रक्चरल और ये जो पिछली जो हमने पढ़ी है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मॉडिफिकेशन जब हो गई, तो फिर एक और इम्पोर्टेंट जो है ना वो स्टेप शुरू हुआ, और उस स्टेप का नाम है मॉडिफिकेशन, यानी चेंजेस आई डिस्टल एंड में मेगास्पोरेंजियम के, ताकि पोलन को कैप्चर किया जा सके। तो मेगास्पोरेंजियम का जो डिस्टल एंड है वो मॉडिफाइड हुआ, उसमें चेंजेस आई पोलन को कैप्चर करने के लिए। पोलन किसको कहते हैं, ये एक माइक्रोस्पोर है, और ये एक ऐसा माइक्रोस्पोर है जिसके अंदर क्या मौजूद है, मेल गमीटोफाइट, और उस मेल गमीटोफाइट के अंदर क्या मौजूद है, स्पर्म्स, जो कि मेल गैमीट। तो डिस्टल एंड जो है ये जो है ना ये डिस्टल एंड है, और ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये वो एंड है जो किसके साथ अटैच है, इस स्टाक के जरिए, इस डंडी के जरिए किसके साथ अटैच है, स्पोरोफाइट के साथ। तो ये
इसका जो डिजिटल एंड है इसमें मॉडिफिकेशन आई, इसमें चेंजेस आई। आप देख भी सकते हो कि कैसी चेंजेस इसमें आई हैं ताकि पोलन को क्या किया जा सके, कैप्चर किया जा सके। तो पोलन जब इस डिजिटल कैविटी में आके फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, तो फिर वो पोलन ट्यूब बनाता है। और ये जो पोलन ट्यूब है ये मेल गैमीट को यानी स्पर्म्स को सेफली डीप जो है ना वो किसके अंदर लेके जाती है, फीमेल गमीटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है ना वो इन मेल गैमीट्स जो है ना वो जाएंगे इस पोलन ट्यूब के जरिए। तो ये जो पोलन जो ट्रैप हो गया, जो फंस गया डिजिटल कैविटी ऑफ ओव्यूल या डिजिटल कैविटी ऑफ मेगास्पोरेंजियम, तो ये पोलन जो फंसा है यहाँ पे आके ये पोलन ट्यूब बनाएगा और ये जो पोलन ट्यूब है ये फिर स्पर्म्स को डीप ट्रांसफर करेगी इनटू द फीमेल गमीटोफाइट या इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन होगी और एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉयड होगा और फिर ये जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेगास्पोरेंजियम जिसको ओव्यूल जो है ना वो अब जो कि अब ओव्यूल बन गया है क्योंकि इसके इर्द गिर्द इंटेगुमेंट्स बन गई हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बन गई हैं और ये इंडिसेंट है जो आसानी के साथ रैप्चर नहीं हो सकता, ऐसा मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल कहलाता है। तो ये ओव्यूल जो है ना वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाता है और उस ओव्यूल के इर्द गिर्द जो इंटेगुमेंट्स हैं वो सीड कोट बन जाती हैं। तो सीड की क्या इंपॉर्टेंस है, इससे एक तो एम्ब्रियो को मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलती है, सीड की वजह से एम्ब्रियो को मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट अनफेवरेबल टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट यानी लैंड एनवायरनमेंट जो कि अनफेवरेबल है, जो कि एम्ब्रियो के लिए इतना फेवरेबल नहीं है, वो एम्ब्रियो के लिए टफ है। तो ऐसी टफ एनवायरनमेंट में एम्ब्रियो को जो है ना वो सीड जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दूसरा सीड की वजह से प्लांट्स जो है ना वो इस काबिल हुए हैं कि वो लैंड के ऊपर रह सकते हैं अब परमानेंटली। तो ये दोनों इम्पोर्टेंस है सीड की कि एक तो एम्ब्रियो को मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलती है और दूसरा सीड बनने के बाद प्लांट्स जो है ना वो इस काबिल हुए कि वो लैंड के ऊपर रह सकें परमानेंटली। तो लास्ट में क्या होगा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी उसके बाद जो है एग जो है ना वो जाइगोट बनेगा और जाइगोट फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल ये सीड बना देगा, दिस होल इज द सीड और इसके इर्द गिर्द की ये जो इंटेगुमेंट्स हैं ये सीड कोट बन जाएंगी। बाहर वाला जो है ना वो टेस्टा और अंदर वाली जो सीड कोट की जो लेयर है वो टेगमन कहलाएगी और इन दोनों कवरिंग्स को एक साथ सीड कोट कहते हैं जो कि प्रीवियसली इंटेगुमेंट्स थी, अब क्या बन गई है फर्टिलाइजेशन के बाद, सीड कोट। ये एम्ब्रियो है, जाइगोट जो है ना वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया है और ये एम्ब्रियो के लिए स्टोर फूड है और ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है डेट इज नोन है सीड, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से जो है ना वो बनता है। तो ये लास्ट स्टेप था ये जो है ना वो एवोल्यूशन ऑफ द सीड का और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से इसको आपने करना है। तो डेट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।